गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने जो था वो ट्रांजिशन एलिमेंट में डिस्कस किया था डेंसिटी के ऊपर कि डेंसिटी का जो है ट्रेंड कैसे होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जो है वो कैसे मूव करेगी और पीरियड में जो है वो कैसे मूव करेगी। तो आपको जो था वो मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्मियम और इरिडियम में से जो है किसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि ऑस्मियम ही जो है वो गूगल पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑस्मियम और इरिडियम में से अगर आपको मान लो दोनों में से चूज़ करना पड़ जाए कि अगर आपके पास जो है वो ऑप्शन में आ रहा है ऑस्मियम और इरिडियम में से, तो क्या आंसर जो है वो आपके लिए जो है वो सही होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ऑस्मियम और इरिडियम आता है तो आप जो टिक लगाओगे वो इरिडियम के ऊपर लगाना, ठीक है। अगर आपका ऑस्मियम या इरिडियम में से आपको चॉइस करनी है तो इरिडियम के ऊपर जाना कि इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक रेफरेंस बुक है जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, देखो कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई J.D. ली, ठीक है। तो ये बड़ी ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। इसको जो है वो ठीक है, इससे आप चैलेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि आपने टिक जो है वो किस पे लगाना है, ठीक है। ऑस्मियम पे लगाओगे या आप जो है वो इरिडियम पे लगाओगे, ठीक है। तो मैं विद प्रूफ आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है, कि कैसे जो है वो आप इसको करोगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो देखो आप यहाँ पे जो है वो ये है पेज नंबर 763, ठीक है, जेडली का, और ये 4th एडिशन है। तो इसमें जो है वो देखो यहाँ पे मैं इसको फोकस करूँगा तो ये मेरे पास जो है देखो ऑस्मियम है, ये है आयरन, रुथीनियम और ये ऑस्मियम, ठीक है। तो ऑस्मियम की जो डेंसिटी है वो इसमें दी हुई है 22.57, कितनी दी हुई है 22.57, ठीक है। तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब की टर्म में ये दी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैं ये टेबल है आपका टेबल नंबर 24.7, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको इसमें बताता हूँ, आपके पास नेक्स्ट जो है जो कोबाल्ट का ग्रुप होता है जो आपका 786 पेज पे है, ठीक है। तो पूरे कोबाल्ट का ग्रुप है, देखो ये डाउन द ग्रुप कोबाल्ट आपके पास आ जाएगा रेडियम, फिर आपके पास आ जाएगा ये इरिडियम, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो इसकी है 22.61, ठीक है। तो इसको कोड कर सकते हो, ये है टेबल नंबर 25.4। तो यू कैन चैलेंज, ठीक है, कभी भी अगर आपके एमएससी एंट्रेंस में आता है कि आपके वो फिर वो प्रिंट देने पड़ते हैं, तो आपका ये टेबल 25.4 और जो पिछला टेबल था उसका आप प्रिंट दे दें, तो इसमें इरिडियम की वैल्यू जो है वो ज़्यादा दी हुई है, ठीक है। और ये बहुत ऑथेंटिक बुक है कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसी का एक और प्रूफ दे देता हूँ मैं आपको, जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस वाले बच्चे हैं, देखो ये है आपका सिलेबस है, ये देखो आपका यूजी का सिलेबस है, ठीक है। तो एनुअल सिस्टम है ये 2018-19 का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये आपका मैनुअल है एक तरीके से, ठीक है। तो इसी का जो है वो इसी मैनुअल में आपका सिलेबस जो है पूरा दिया हुआ होता है, ठीक है, एचपीयू ने, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने। तो देखो अब आपका जो चैप्टर है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 101 पेपर था, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। तो ये आपका सिलेबस है पूरा, उन्होंने लिखा हुआ है एचपीयू ने, ठीक है, पूरा आपको पता है। अब इसमें जो आपको रेफरेंस बुक दी हुई है, ये देखो आपको जो रेफरेंस बुक दी हुई है वो दी हुई है यही J.D. ली कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ये बुक जो है बहुत ऑथेंटिक है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो कि उन्होंने रेफरेंस भी दी हुई है आपको। तो एमएससी एंट्रेंस में आता है कभी भी क्वेश्चन, ठीक है, तो गो फॉर इरिडियम, ठीक है। आपने इरिडियम उसको टिक करना है, अगर दोनों ऑप्शन जो है वो आपके पास हैं। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है फिर तो आंसर आप कोई भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। कि जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा, उसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो इरिडियम को छोड़ के, इरिडियम नहीं है उसमें और ऑप्शन जो है उसमें ऑस्मियम है, तो ऑस्मियम ही आंसर आएगा। अगर आपके पास 3 ऑप्शन कुछ और है, ठीक है, इसमें इरिडियम नहीं है और आपके पास इरिडियम जो है उसमें है और आपका ऑस्मियम नहीं है, तो फिर है ना आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हैं देन गो फॉर द इरिडियम, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा आपको आइडिया, ये ध्यान रखें आप, ठीक है, कि कैसे जो है वो इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब आज के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है, अगली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको मैंने करवाई हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी की, कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये सप्लाई करनी पड़ती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो ये जो है वो आपको डेफिनेशन है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, देखो ब्रीफ कर देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे आपके पास जो है कोई एटम है,
ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है आपके पास, तो आपके पास बहुत सारे जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, तो जैसे आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान ये रखना कि ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है उसमें जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो वो उस आइसोलेटेड गैसियस एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं IE1 बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपने उसी आयन में से जो है वो गैसियस स्टेट से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज हुई उसको हम क्या बोलेंगे, IE2 बोलेंगे, एंड सो ऑन। थर्ड निकालेंगे तो IE3, इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जनरली आपके पास जो है उनकी वैल्यू जो होती है वो पहले वाली से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपके पास IE1, IE2, IE3 इस तरीके से अगर वो क्वेश्चन पूछता तो आप यहीं से समझ जाएं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, IE2 के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला और IE3 के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, जो भी आपका पेरेंट एटम है, ठीक है। तो अब आपको इसमें जो है वो मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो उसमें करवा दी, ठीक है। अब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी वाले सेक्शन में जो है वो क्या डिस्कस करना है, मैं मूवी जो है वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी अपनी बुक से पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें एक आपको कंपेरिजन करना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, किसके साथ, एस के साथ और पी के साथ, कि डी ब्लॉक की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस से क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, डी की पी से कैसे होगी, तो आपको कंपेयर करना है, ठीक है। दूसरा, जब आप कंपेयर कर बैठोगे तो आपको जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको बताना है कि कैसे जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है पीरियड में। और लास्टली आपको जो है वो जो जितनी भी मैंने आपको 3 ट्रांजिशन सीरीज याद करवाई हैं, उन 3 ट्रांजिशन सीरीज में लास्ट में आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि वो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे वेरी करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो बताऊँ इसमें कि जैसे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ होते हैं, यहाँ एस है और यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप कंपेयर करते हो ब्लॉक वाइज तो आपको जो है वो ये याद रखना है कि जैसे आप जो है पीरियड में मूव करोगे, क्योंकि ऐसे आप डी पे जाओगे तो आप पीरियड में मूव कर रहे हो, तो जैसे आप पीरियड में मूव करते हो तो आपको पता है कि साइज जो है पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जब डाउन द ग्रुप मूव करते हो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है साइज के साथ, ठीक है। किसको ऐसे याद रख लें आप, ये एक डायरेक्ट फार्मूला है कि जैसे आपका साइज डिक्रीज करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों भाई, क्योंकि जैसे आपके पास साइज डिक्रीज करता है तो आपको पता है कि आपके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपके पास क्या होगा कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, न्यूक्लियस की ज़्यादा लगेगी, वो उस इलेक्ट्रॉन को मोर टाइटली पकड़ के रखेगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। लेकिन आप इसको इस फॉर्म में याद रखते हैं कि जैसे आपका साइज डिक्रीज किया आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो वो देखने से पता चल रहा है कि एक एस ब्लॉक एलिमेंट है और एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो साइज मेरा डिक्रीज किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या करेगी, पीरियड में इंक्रीज करेगी, ठीक है। और डी ब्लॉक से जैसे आप पी पे मूव करोगे तो अगेन मेरा साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो मेरे पास जो हो कम होगी, किसके कंपेरिजन में, पी ब्लॉक से, ठीक है। तो बोलने का मतलब मेरा ये हो गया कि जो डी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट इट इज़ लेस देन दैट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इनसे क्या होती है, ये लेस होती है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो इसमें याद रखना है, इसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, अगर मैं आपसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करता हूं, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है। तो इसमें कोई आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है कि जी स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, IE1 कितनी होती है, मैंगनीज की कितनी होती है, नहीं। अब इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। जब आप टेबल देखोगे IE1 का, ठीक है, जब आप टेबल देखोगे IE1 का स्कैंडियम टू जिंक, तो आपको उसमें इररेगुलरिटीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, इररेगुलरिटी का मतलब हो सकता है कि कहीं पे वैल्यू ज़्यादा है, होना क्या चाहिए, देखो आप स्कैंडियम से जिंक पे क्या कर रहे हैं, मूव पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो IE क्या करनी चाहिए, वेरी, IE क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। IE मेरी क्या करनी चाहिए यहाँ पे, इंक्रीज करनी, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। हो सकता है कि वो रेगुलर इंक्रीज के बजाय कहीं पे स्मॉल डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर स्मॉल हल्का सा डिक्रीज हो गया, फिर आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो उसमें बड़े सारे फैक्टर हैं, लेकिन वो एक आपको जनरल टर्म याद रखनी है कि इसमें इरेगुलर सा थोड़ा ट्रेंड होता है और जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या करेगी, स्कैंडियम से लेके क्या करेगी, जिंक तक इंक्रीज करेगी, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि एक पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, चाहे वो IE1 है, चाहे वो IE2 है, IE3 है,
वो आपके पास सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिंक की होगी। किसकी होगी वो सबसे ज़्यादा, जिंक की। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो लास्ट वाले जितने भी तीनों एलिमेंट हैं उनकी एनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, 3d10 4s2, ठीक है। और एक और बात मैं यहीं पे आपको बता दूं, अगर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई पूछता है कि जिसका बैलेंस शेल बताओ, तो किसी भी एलिमेंट का बैलेंस शेल इस केस में आएगा n-1d और ns, इन दोनों को इसका बैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। और s, और जो आपका s ब्लॉक होता है उसमें जो उसका आउटर मोस्ट होता है ns, उसको बैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। और p ब्लॉक में जो बैलेंस शेल होता है वो होता है हमारे पास ns और np का, ठीक है। ये आपको जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज द पेनल्टीमेट एंड दिस इज द आउटर मोस्ट, इन दोनों को काउंट करते हैं, दिस आर द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की ही ज़्यादा रोल होती है केमिकल रिएक्टिविटी में, यही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कमिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने दो चीज़ें कर ली कि भाई कंपेरिजन एस डी और पी के बीच में, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो हमारे पास जो है वो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा, वहाँ पे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। रीजन पूछेगा जी क्यों इंक्रीज कर रही है, वही बात आ गई इसमें कि हमारे पास हम ये बोलेंगे कि साइज जो है मेरे पास क्या करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो स्लाइटली हमारे पास क्या करेगा, इसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपने इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं अगर कंपेयर करता हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट स्कैंडियम वाली, ठीक है। फिर आती है मेरे पास सेकंड, जिसको मैं बोलता हूँ यट्रियम वाली, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास जिंक, और ये आ गया कैडमियम। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे, तो आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो आपके पास साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। इन दोनों के साइज में डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ठीक है। तो जैसे ही साइज मेरा जो है वो इंक्रीज किया, तो मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और आपको ये यूनिवर्सल रूल भी जनरली याद रखना होता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, तो एटॉमिक साइज से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आओगे, ठीक है, तो आपके पास लेंथिनम से लेके ये मरकरी तक है, इसका जो साइज होता है वो इसके इक्वल होता है, ये मैंने बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इन दोनों का साइज क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब जैसे जब साइज ही इक्वल हो गया, सिमिलर हो गया, बराबर हो गया है आपके पास सेकंड और थर्ड का, मैं बात कर रहा हूँ अब सेकंड और थर्ड की। फर्स्ट से सेकंड पे है तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बोलने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट और सेकंड को जब आप कंपेयर करते हो तो आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हो कि सेकंड सीरीज हैज लेस आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट सीरीज। नाउ कमिंग टू सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड का तो साइज एकदम सिमिलर है। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो क्या इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एकमात्र ऐसा ट्रेंड हमारे पास आएगा डाउन द ग्रुप, जब हम सेकंड से थर्ड सीरीज पे मूव करते हैं, ध्यान रखना केयरफुली, सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली पीरियड में इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप नहीं करती। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका आंसर जी अगेन इसका आंसर यही आएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या आएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं जी, देखो अब साइज तो सेम हो गया, ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा, ये जो फार्मूला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नहीं चलेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो फिर आंसर कैसे देंगे, इस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको ये बोलना पड़ेगा कि जब दोनों का साइज सेम हो गया तो जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यट्रियम और लेंथिनम की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपको जो है पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 21 होता है स्कैंडियम का, ठीक है, कितना होता है, 21 होता है। इसमें आप 18 जोड़ दो, 39 किसका आ जाएगा, यट्रियम का आ जाएगा, ठीक है। अब लेंथिनम का कितना होता है, लेंथिनम का होता है 57 होता है आपके पास। अब आप देखो यट्रियम और लेंथिनम को हम कंपेयर कर रहे हैं, इस केस में मेरे पास एटॉमिक नंबर 39 का मतलब 39 प्रोटॉन है, ठीक है। और आपके पास जो लेंथिनम है इस केस में मेरे पास कितने प्रोटॉन हैं, 57, और साइज दोनों का सेम है, साइज दोनों का क्या है, सेम है, सिमिलर है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में यट्रियम वाले न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 39, लेंथिनम वाले न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, 57। तो अब आप बताओ 57 प्रोटॉन कितना पुल लगाएंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और यहाँ पे 39 प्रोटॉन है जो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो है वो पुल लगाएंगे। तो किस केस में न्यूक्लियर पुल ज्यादा हुआ, लेंथिनम के केस में। तो रीजन ये आएगा कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सेकंड। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वो नंबर देख के ही पता लग रहा है मेरे को, 39, 57 सो ऑन। और आपको तो पता है 57 से लेकर 72 तक तो क्या आ जाएंगे मेरे पास, 71 तक मेरे पास क्या आ जाएंगे, लेंथेनाइड, और 72 पे हॉफनियम वगैरह एलिमेंट इसमें आता है।
तो 72 कहाँ और कहाँ 40, तो 72 प्रोटॉन्स का पूल जो पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि साइज तो सेम है। न्यूक्लियर पूल क्या हुआ या इस केस में ज़्यादा हुआ, तो ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर पूल ज़्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ये टाइटली पकड़ के रखेगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन सी है, इसको याद रखना, वो आपसे एक से जनरली पूछ सकता है, आपको कोई किसी एलिमेंट की याद नहीं रखनी है। ठीक है, कि आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है। ठीक है, अगर आप एलिमेंट की बात करते हो तो मैं आपको जो है वो एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ इसमें। ठीक है, लेकिन एक बार जो है वो मैं आपको नोट से बता देता हूँ। ठीक है, ये आपने बुक से पढ़ना, ये मैंने यही लिखा हुआ है, द IE1 ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट इज लेस देन द P ब्लॉक एलिमेंट एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ द S ब्लॉक एलिमेंट। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जनरली एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड सीरीज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करती है ये भी आपको मालूम है, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू द बेसिक रीजन दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये आपको लग गया पता। तो हाउएवर सम इरेगुलरिटीज आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड, हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज देखते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा जी, फिर जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि अलॉन्ग ए पीरियड जिंक कैडमियम मरकरी जो होगा आपके पास हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड N-1D एंड NS कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक और बात जो है वो आपको इसमें जो है क्वेश्चन तंग कर सकता है, वो ये है कि जैसे मान लो आपके पास S ब्लॉक एलिमेंट है, कोई 2 S ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, मैं अर्बिट्री मान रहा हूँ कि ये S1 है और ये S2, कोई 2 एलिमेंट है S ब्लॉक के। ठीक है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट के कोई 2 सक्सेसिव एलिमेंट है, सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, ये T1 T2 कुछ भी हो सकते हैं वो, और ये P ब्लॉक के एलिमेंट हैं P1 से P2। ठीक है, अब इन दोनों की जो डिफरेंस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इधर को क्या करती, आयोनाइजेशन एनर्जी मान लो एक ही पीरियड में लाई कर रहे हैं सारे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती, इंक्रीज करती। अब ये बोलते हैं कि S1 से S2 पे गया तो आपके पास जो S2 माइनस S1 का जो डिफरेंस आएगा, ये 2 एलिमेंट हैं कोई, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, कोई हमने मान लिया कि वो डिफरेंस आया डेल्टा S। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1 डेल्टा T, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेल्टा P। तो अब ये बोलता है कि जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पे, जो 2 एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बहुत स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू द डिफरेंस ऑफ डेल्टा P एंड डेल्टा S। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्यों स्मॉल होता है एडजेसेंट में, तो इसका रीजन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका रीजन एक्सप्लेन किया जाता है बाई शील्डिंग फिनोमेना। ठीक है, शील्डिंग फिनोमेना में ये है कि देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये 3D है और ये आपके पास 4s है, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, 4s में प्रेजेंट होगा, जो रिमूव करना है। तो जब रिमूव इलेक्ट्रॉन किया जाता है तो वो कहाँ से रिमूव होगा, 4s से। लेकिन जब आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मूव करते हो तो आप फिलिंग किसकी करते हो, 3D की करते हो, 4s तो ऑलरेडी फिल होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 3D में ऐड हो रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो 3D इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या कॉज करेंगे, ये शील्डिंग फिनोमेना को कॉज करेंगे, ये इस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक पहुंचने में क्या करेंगे, रोकते जाएंगे। तो अब जितना टाइटेनियम के केस में रोकेंगे उससे ज़्यादा तो अगले एलिमेंट में जो है वो उसको रोकेंगे। क्यों स्क्रीन करेंगे, कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते जा रहे हैं, 3D में ऐड होते जा रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग फिनोमेना। तो इस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर पहुंचने से रोकेंगे, बाहर पहुंचने से रोकेंगे तो आपके पास जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, आपके पास डेल्टा T जो है वो स्मॉल आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ही लिखा हुआ है, इन ए गिवन सीरीज द डिफरेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव D ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी मच लेस देन द डिफरेंस ऑफ एनी 2 सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ S ब्लॉक या P ब्लॉक। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स, इसका रीजन है द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर एज वेल एज इंक्रीज इन द Z स्टार। ठीक है, बट इन केस ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, ये जनरल बात की मैंने ऊपर, but in case of D block elements the added electron occupies the penultimate shell, so it will also result in increase of the screening effect. So screening effect act in opposite to that of the Z effective. This is due to their counter effect that ionization enthalpy show a little variation on moving along the period of D block elements. ठीक है, तो ये जो शील्डिंग फिनोमेना होगा ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियर चार्ज जो इसका जो पूल है इसको क्या करेगा, अपोज करेगा।
अपोज करें, जैसे जैसे देखो प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, जैसे मान लो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में 21 है, टाइटेनियम का क्या है 22 है, उसके बाद वेनेडियम है 23। तो अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसमें प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं तो वैसे वैसे जो है वो हम डी में इलेक्ट्रॉन भी एंटर करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रोटॉन का पुल बढ़ना चाहिए था, वैसे वैसे डी का क्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे डी की वजह से क्या बढ़ रही है, शील्डिंग भी बढ़ रही है। तो जितने ज़्यादा इफेक्ट से न्यूक्लियर पुल बढ़ना चाहिए था उतना वो बढ़ता नहीं है, तो वो फिर जो है वो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा अमाउंट से वो इंक्रीज नहीं करेगी जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में करेगी, लेकिन बड़े स्मॉल अमाउंट से। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इसकी 50 है तो इसकी हो जाएगी 55, और अगर वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता, अगर इसकी 50 होती तो इसकी होती 80, तो ऑब्वियसली डिफरेंस कितना आता 30। इस केस में डिफरेंस कितना आया 5। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे होता है। जैसे मान लो इस केस में जो है वो वैल्यू आर्बिट्रेरी मान रहे हैं हम, जैसे मान लो इस केस में आपके पास जो है वो 80 है, तो इस केस में कितनी हो जाती है वो आपके पास बढ़ती इधर को, तो आपके पास जो है 110 या 100 जो है वो 30 तक पहुंच जाती है वैल्यू, तो आपके पास डिफरेंस आता कुछ मेजर। ठीक है, 30 या 40, इसमें डिफरेंस कितना आया 5। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो ये भी जो है वो एक जनरल सा रीजन है, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, लेकिन आपने क्या करना है, इसको रीड करना है। ठीक है, अपनी बुक से। यहाँ से जनरली क्वेश्चन ऐसे जो है वो कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है वो आप पढ़ लें। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक होती है IE2। जैसे ये क्वेश्चन आता है IE2 का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को मेरे को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो आपको पता है क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में, जैसे क्रोमियम होता है आपके पास और कॉपर होता है, तो इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गॉन। क्रोमियम के केस में आ जाएगी 3d5 4s1, और इस केस में आ जाएगी 3d9 4s1। तो IE2 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ये वाला 4s1 वाला, ये तो चला गया। IE2 होता है कि 3d10, सेकंड इलेक्ट्रॉन आपको इसमें से रिमूव करना। अब 3d5 और 3d10 तो फुल्ली फील्ड है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो अगर आप फुल्ली फील्ड को डिस्टर्ब करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो IE2 की वैल्यू एक्सेप्शनली हाई होगी कॉपर और क्रोमियम के लिए, चाहे वो इधर वाला एलिमेंट है चाहे इससे अगला एलिमेंट है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्रोमियम और कॉपर की जो वैल्यू होती है IE2 की, ये वेनेडियम से तो क्या है आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, वेनेडियम से आपके पास क्या होनी चाहिए थी? ये आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि सीरीज जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो पहले क्या था? वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए था पीरियड में कि IE क्या करती जानी चाहिए थी? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो क्रोमियम की से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी? मैंगनीज की। लेकिन ये वेनेडियम और मैंगनीज से सबसे ज़्यादा किसकी हो जाती है? क्रोमियम की। तो इस तरीके के साइन लगाया ग्रेटर देन, कि क्रोमियम इज ग्रेटर देन वेनेडियम एंड ऑल्सो ग्रेटर देन मैंगनीज फॉर व्हाट? IE2। सिमिलर इज फॉर ट्रू फॉर कॉपर, कि कॉपर में जो है वो आप 3d10 सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे, जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इसमें निकल से भी ज़्यादा हो जाएगी और जिंक से भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिंक में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? वो 4s2 से ही निकल जाएगा, क्योंकि 4s क्या होता है? उसका 2 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैंगनीज में भी क्या होता है? 4s2 होता है। ठीक है, तो वो इजीली जाने देंगे उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मैंगनीज में D5 बच जाएगा, जिंक में D10 बच जाएगा, लेकिन ये नहीं जाने देंगे D10 और D5 वाले इजीली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना IE2 का अगर कंपेरिजन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, तो वही मैंने फिर जो है वो आपसे आगे डिस्कस किया हुआ है कि वर्टिकल जब कॉलम में जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू द सेकंड मेंबर। ठीक है, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से जब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे जो मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट उसके बाद जो आपके पास जो थर्ड मेंबर होता है उसकी वैल्यू जो होगी, थर्ड मेंबर मतलब थर्ड ट्रांजिशन की वैल्यू हाई होगी। दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आ जाएगा, 32 का डिफरेंस होता है, और 32 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, साइज उनका सेम है। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर फर्मली एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई इन केस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसीलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। इसीलिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास प्लेटिनम हो गए, गोल्ड हो गए, मरकरी हो गए, ये इनर्ट होते हैं आपके पास ऑर्डिनरी कंडीशन पे। क्या होते हैं? इनर्ट। ये इतनी इजीली रिएक्टिव नहीं होते, केमिकल रिएक्टिविटी इनकी बड़ी लो होती है। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हम प्लेटिनम के बनाते हैं, गोल्ड के बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये इनर्ट मेटल्स कैटेगरी में है। ठीक है, इनको नोबल मेटल्स भी हम जो है वो बोलते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बड़ी लेस होती है। ये नेचर में भी आपको इसी फॉर्म में जो है, गोल्ड आपको पता है प्योर फॉर्म में जो है वो हमें जो है वो मिल जाता है, ये कंबाइंड फॉर्म में बड़ा कम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेचर में। तो ये आपने जो है थोड़ा सा याद रखना है इसमें। तो दिस इज अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है वो आपका एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले डिस्कस नहीं किया, ये है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन है,
मैं इसको पढ़ रहा हूँ, 4s सब शेल इज फील्ड फर्स्ट इन कंपेरिजन टू द 3d, ठीक है, बट ऑन आयोनाइजेशन 4s इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फर्स्ट, एक्सप्लेन। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी था, ठीक है। ये आपको पूछना चाह रहा है कि आपके पास जो है वो जब आप फिलिंग करते हो, ठीक है, किसी भी, ठीक है, इसमें बताता हूँ मैं आपको। देखो ये बोलता है कि जब आप कभी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो शेल होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो शेल तो हमेशा ऐसे होते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अब ये बोलता है कि 90th इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाना चाहिए था कि 4s में जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले 4s भरा जाता है, फिर 3d भरा जाता है। ऐसा क्यों? और जैसे मान लो अगर आपने जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो 4s1 में दिया, ठीक है। अब मैं सेकेंडियम की बात करता हूं, तो सेकेंडियम में क्या हो जाता है 21, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आर्गन, ये आपके पास हो जाता है 3d1 4s2, तो 4s2 पहले भर गया, फिर 3d लास्ट में भरा, लास्ट में कौन सा भरा, 3d भरा। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, मीन्स आपने आयोनाइजेशन करनी है, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना, तो लास्ट में कौन सा भरा हमने, 3d। तो जब रिमूवल की बारी आती है तो आप क्या करते हो कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से करोगे, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो उसका 21 एटॉमिक नंबर है, तो आप रिमूव कहाँ से करोगे, 4s से करोगे। किससे रिमूव करोगे, 4s से रिमूव करोगे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता स्कैंडियम पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s से जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है 4s सब शेल इज फील्ड फर्स्ट इन कंपेरिजन टू 3d, जब फिलिंग होती है, बट जब रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन का, बट द ऑन आयोनाइजेशन 4s इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फर्स्ट। ये बोलना चाह रहा है कि जब आप आयोनाइजेशन करते हो तो फिर 3d आपने लास्ट में भरा, तो 3d से क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ी जगह जो है वो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो इसको आप केयरफुली जो है वो अंडरस्टूड करें, ठीक है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये 2 या 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन लिखना है आपको, इसमें आपको कोई गप्पे नहीं लिखनी है, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें लिखा हुआ द पेनिट्रेशन पावर ऑफ वेरियस ऑर्बिटल फॉलोज द ऑर्डर। जो पेनिट्रेशन पावर होती है ऑर्बिटल की, वो सबसे ज़्यादा होती है एस की, फिर सब कम होती है पी की, फिर डी की, और सबसे कम होती है एफ की। अब ये पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? अब पेनिट्रेशन पावर एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इजी वे में आपको समझा देता हूँ। पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक कितना जो है वो टाइम गुजारेगा। जितना टाइम वो न्यूक्लियस के नज़दीक गुजारेगा, उतनी ही ज़्यादा उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके लिए होगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही वो स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी बड़ी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कौन करता है? एस करता है, इसलिए हम एस को पहले भरते हैं, फिर पी को भरते हैं, फिर डी को भरते हैं, फिर एफ को भरते हैं। क्यों? क्योंकि एस की एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, लो होती है, पी की जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, डी की ज़्यादा होती है, और एफ की उससे ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली कोई एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। जैसे मान लो मैंने Z19 की बात की, पोटाशियम की बात की, तो पोटाशियम में फीलिंग होती है 18 की, आना चाहिए था 3d कि 3s 3p 3d, लेकिन 3d से पहले किसको भर दिया? 4s को भर दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन हो गया यहाँ पे, 3d और 4s का। तो s की पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू d से। ये मैं बिफोर फिलिंग बात कर रहा हूँ, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन को मत समझना, अभी भरे नहीं है मैंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बिफोर फिलिंग क्या होता है कि इस s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो आपके पास इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, फॉल कर जाती है इन कंपैरिजन टू 3d, ठीक है। तो 3d की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा नहीं होती तो उसकी एनर्जी फॉल नहीं करेगी। तो आपके पास 4s की एनर्जी कम होने की वजह से अहवाऊ ने ये बोला था कि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसी में पहले जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है कि वो 3d में जाए या 4s में जाए, तो वो 4s में जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने डायग्राम से बनाया, ठीक है, आप इसको ऐसे ही समझे। बिफोर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन दो की कंपेरिजन की जाएगी एनर्जी 4s और 3d की। तो 4s की एनर्जी जो होगी, जो 4s की एनर्जी होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू 3d। दिस इज बिफोर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट आफ्टर फीलिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये 3d की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आफ्टर फीलिंग द इलेक्ट्रॉन, जब उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे, 4s की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बड़े सिंपल ईजी तरीके से, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, कि बिफोर फीलिंग इलेक्ट्रॉन 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फैक्ट्स के ऊपर कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने ऐसा लिखा है, दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। उससे क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट
जो है उसी को जनरलाइज किया था अहबाउ प्रिंसिपल ने। उन्होंने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाएंगे तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले में भर जाएंगे और उसके बाद हायर एनर्जी में भर जाएंगे। बोहर-बरी ने उसको सपोर्ट किया। n+l रूल दिया उसने कि लोअर इज द वैल्यू ऑफ n+l वैल्यू। देखो ये जनरलाइज टर्म्स हैं, इससे आपको इजीली समझ आता है कि n+l की वैल्यू लो होगी तो 3D के केस में और 4s के केस में वैल्यू 5 और 4 आती है, तो आपको पता है कि 4s के केस में वैल्यू कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन ये तो एक सिंपल मैथमेटिक फॉर्मुलेशन है। रियल कॉन्सेप्ट वो है कि पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी तो मोर टाइम वो स्पेंड करता है क्लोजर टू न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा वो टाइम क्लोजर टू द न्यूक्लियस स्पेंड करेगा तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रेफर करेगा, उसकी एनर्जी ऑलरेडी जो है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, लेकिन एक बार फिलिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, जैसे आपने एक बार इलेक्ट्रॉन को भर दिया तो क्या होगा उसके बाद। मान लो जैसे स्कैंडियम की मैंने बात की थी, तो स्कैंडियम में एक बार आपके पास 4s2 हो गया और 3d1 आ गया, तो उसके बाद क्या होगा। जैसे आपने एक बार इलेक्ट्रॉन को भर दिया तो वंस द इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड द 3d आफ्टर फिलिंग ऑफ 4s दे स्टार्ट ए फिनोमेना ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अब ये बोलता है कि 3d की एनर्जी जी कम होगी और 4s की क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन व्हाट फैक्टर यू विल डिसाइड दिस, दिस इज डिसाइडेड बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट, शील्डिंग इफेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा, ये आपको बुक में बड़ा कम मिलेगा। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके पास जो 3d वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अब जब आपके पास हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो 3D की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ये 3D में एक बार इलेक्ट्रॉन आपके आने शुरू हो गए, ये शील्ड करेंगे 4s इलेक्ट्रॉन को जो पहले भर चुके हैं। वो क्यों भर चुके हैं वो मैंने यहाँ पे बताया। तो 4s इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे तो आपके पास जो है वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है कुछ शील्डिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू आएगी s। ठीक है, ये आप स्लेटर रूल पे मैं आ रहा हूँ इसमें। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्लेटर रूल। तो जो 3D इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा आपके पास जैसे एक बार फिलिंग हो गई तो 3D इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एज कंपेरिजन टू 4s। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो 3D इलेक्ट्रॉन पे जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू 4s पे। तो बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज, अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा भाई वो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव नहीं होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव नहीं होगा तो फिर भाई उसके लिए एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास रीजन है, देखो इसमें कॉम्प्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपली आपने ये बोलना है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एक बार फिल हो गए किसी भी एलिमेंट में तो 3D की एनर्जी क्या होगी, कम होगी और 4s की होगी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो 3D इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। 3D इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो दिस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, दिस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड। अब 4s पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी इसका बता देता हूँ। देखो ये आपको फर्स्ट ईयर की बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया कि जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद भरा जाता है 4s2 और 3d10। बट जो शेल होता है, अब जैसे शेल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब चाहे आप 4s को पहले भरो और 3d को बाद में भरो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 3 बाद में आएगा जी। शेल तो ऐसे ही प्रेजेंट होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो इसका इंटरनल सेटलमेंट है अपना एलिमेंट का कि वो कैसे भर रहा है उसको। ठीक है, बट शेल तो ऐसे ही प्रेजेंट होंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। अब वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, वो पहले 4 में भर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी के अकॉर्डिंग भरने हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है, कि भाई ये 3d10 है, एक्चुअली में तो वैसे प्रेजेंट होंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज होल थर्ड। ठीक है, ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये 4s है। ठीक है, अब 3d बाद में भर रहा है तो ये 3d बार नहीं जाएगा, ये तो हम लिखते तब मैं 3d 10 बार ताकि आपको पता लगे कि 3d हमने बाद में भरा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में वो वैसे ही प्रेजेंट होगा। तो स्लेटर ने बोला था कि इनको ग्रुप बना दिए थे उसने कि s को जो फर्स्ट होगा इसको अलग रखना है, 2 वाले 2s 2p को इकट्ठा रखना है, 3s 3p को इकट्ठा रखना है, 3d10 को अलग करना है, 4s को इस तरीके से। तो इस तरीके से उसने ग्रुपिज्म बनाए थे। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं रूल्स को। अब मेरा यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है ये मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आपको पेपर में लिखनी है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आप, मैं ये बोलता हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट करनी है आपने, इस 4s इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, और एक 3d10 वाले इलेक्ट्रॉन के जो 10th इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना। यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना, आप
फर्स्ट ईयर की बुक से भी देखना है इसको, जिंक वाला आपको सॉल्व मिलेगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको बेसिकली जेड स्टार कैलकुलेट करना है। तो जेड स्टार होता है जेड माइनस एस, इसका फार्मूला होता है। जेड होता है एटॉमिक नंबर और एस होता है स्लेटर कांस्टेंट। तो आपको स्लेटर कांस्टेंट निकालना होता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं यहाँ पे वो डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, वो स्लेटर कांस्टेंट वाला जो है वो चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर का, उसमें से रिवाइज करें, फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि जब स्लेटर रूल हम लगाते हैं तो एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस 4s आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप इसको ना ऐसे लिखें 1 + 1, ये मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है 4s2, क्योंकि मुझे इस इलेक्ट्रॉन के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्लेटर कांस्टेंट निकालना है। तो इसका मतलब अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इस सेम शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्लेटर ने बोला था कि जो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 0.35। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.35 × 1, जो n-1 होगा, जो लोअर वाले होंगे n-1, उनके लिए 0.85 की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, 0.85। तो 10, 6, 16 और 2 18, 18 × 0.85। और जितने भी लोअर वाले होंगे 6, 2, 8, 2, 10, उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 1.0, तो 10 × 1.0। तो ये कुल मिला के स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू आती है 225.65। तो जेड स्टार जेड माइनस एस 30 - 20, 30s का एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर 25 - 25.65। तो जेड स्टार की वैल्यू 4s इलेक्ट्रॉन के लिए आती है 4.35। ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक बार फिर बता देता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है मुझे 4s इलेक्ट्रॉन के लिए और 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने कैलकुलेट किया 4.35। अब मुझे 3d इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। तो 3d इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे लिख दिया 9 + 1, क्योंकि मुझे इस लास्ट इलेक्ट्रॉन 10th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो 3d में भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 9। तो ये बोलता है कि सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, जैसे मैंने यहाँ पे किया था 0.35 × 9, प्लस थोड़ा सा d ऑर्बिटल के लिए जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एक बात ये ध्यान रखना, फिर आप जितने भी टोटल इसके नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबको कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 1.0 की, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 18 आपके पास आ जाएंगे, 6, 2, 8, 8, 8, 16 और 2 18, 18 × 1, इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होती है जब भी आप 3D के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये रूल्स हैं अलग अलग, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना। तो S = इसमें कितना आ जाएगा आपके पास, लेटर कांस्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 0.35 × 9, ये आ गया 3.15 + 18, 21.15। तो आपके पास 30 - 21 पॉइंट जो है वो 15, इसको कर दो 21.15, तो आपके पास जेड स्टार की वैल्यू आती है 8.85, 8.85 आपके सामने है। 3D इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट वो कितना फील कर रहा है, 8.85। और जो 4s था जो सबसे पहले भरा गया था, उस कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है, 4.35। किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ, 3D वाले इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हुआ। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो जाती है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो आपके पास वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन अब किससे निकलना है और किसकी एनर्जी जो है वो कम या ज़्यादा होगी। क्लियर हुई मेरी बात ये, ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आपकी नॉलेज के लिए जो है वो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने एक लाइन कंक्लूड की कि देयरफॉर इन आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट रिमूव्ड फ्रॉम 4s नॉट फ्रॉम 3D, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सारा जो है वो हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी जो है वो थोड़ा सा जनरलाइज किया है कि 4s की फीलिंग जो है वो पहले की जाएगी अगर 2 नंबर का आता है इन कंपेरिजन टू 3D। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर द एनर्जी ऑफ द 4s इलेक्ट्रॉन एट Z = 19। ये पोटाशियम की बात की मैंने। तो जो 4s की जो एनर्जी होगी इट ड्रॉप्स और बिकम्स लो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या कर जाती है, लो कर जाती है, ड्यू टू व्हाट इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द एनर्जी ऑफ द 3D ऑर्बिटल, जो 3D ऑर्बिटल होता है उसकी लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, तो इसकी एनर्जी डज नॉट ड्रॉप टू द सेम एक्सटेंट। तो क्या होगा, इसकी एनर्जी ड्रॉप ही नहीं करेगी। तो ड्रॉप किसकी करेगी, 4s की। तो 4s की एनर्जी ड्रॉप करेगी ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन पावर। तो पहले ये भरा जाएगा, ठीक है। इसको मैंने आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट जब फॉर्मेशन हम आयन बनाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर देते हैं, 4s से इन कंपेरिजन टू 3D से। तो आप इसमें लिख सकते हो कि वंस द इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड द 3D ऑर्बिटल, जैसे ही एक बार एंटर उसमें कर गया, धीरे एनर्जी फॉल्स ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मोर ओवर द 3D इलेक्ट्रॉन जो होगा इट कॉन्ट्रीब्यूट इन द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए हैंस 4s इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन कंपेरिजन टू द आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 3D आता, इन कंपेरिजन टू द 3D, कि हैंस 4s इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन कंपेरिजन टू द 3D। सो 3D इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर जो है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू 4s। और वी कैन से दैट
और वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल बिकम लेस देन द 4s, जब एक बार इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, ठीक है। यही मैंने उस डायग्राम में बताया था आपको। तो आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। अगर आपके पास वो ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो 3d ऑर्बिटल्स बिकम्स, हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 3d ज़्यादा 3d की एनर्जी जो है वो कम है तो हम बोल सकते हैं कि 3d ऑर्बिटल बिकम मोर स्टेबल देन द 4s आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ड्यूरिंग आयोनाइजेशन 4s इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस साल ये पूछा गया था ट्रांजिशन एलिमेंट में से, तो एज इट इज़ जो सेम क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप देखें, इसको डिटेल में आप समझें, इसको बार बार रिपीट करके देखें वीडियो को, ठीक है। और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ही आपको जो है वो किसी टॉपिक पे पकड़ बनाएगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में भी ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े इंटरव्यू भी होंगे, आप आगे दोगे, या सेट का एग्जाम होता है, वट एवर होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको जो है पूछा जा सकता है कि कैसे जो है वो इसको करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को जो है वो रिवाइज करें, ठीक है। और साथ का साथ पढ़ता जाएं, साथ साथ पढ़ते जाएं आप, और मॉडर्न की बुक से भी पढ़ते जाएं, आपको इजी लगेगा, उसमें थोड़ा कंटेंट जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो आप ऐसे जो है उसको अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जो है वो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको बता दिया। अगला लेक्चर जो है वो हम करेंगे मेटेलिक करैक्टर और आपके पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, आप अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करो, पढ़ते रहो, ठीक है, और आगे मूव करते रहो। Okay, thank you students.